बच्चों नमस्कार। आज हम शुरू करेंगे रोजगार कौशल की आपकी पहली क्लास। तो स्वागत है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में, जिसमें मैं परशुराम अग्रवाल आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा रोजगार कौशल, जिसे इंग्लिश में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी कहते हैं। यह कक्षा 10 की बुक से लिया गया है। आशा है आप सभी के पास रोजगार कौशल की बुक उपलब्ध होगी। यदि आपके पास पुस्तक उपलब्ध नहीं है तो आप bimers.mp.gov.in की वेबसाइट पर जाकर वहां से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बुक डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संचार कौशल, जो कि आपकी बुक की सबसे पहली इकाई है। इसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स भी कहते हैं। आज संचार कौशल के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं सत्र 1 संचार के तरीके, जिसे इंग्लिश में मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। बच्चों, संचार के तरीके के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं संचार, जिसे इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। पढ़ेंगे इसमें कि आखिर संचार क्या होता है। दूसरा बिंदु है संचार के महत्वपूर्ण भाग, जिसे इंग्लिश में इम्पोर्टेंस पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। नंबर 3 संचार प्रक्रिया और तत्व, जिसे इंग्लिश में कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट्स कहते हैं। नंबर 4 संचार के तरीके, जिसे इंग्लिश में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। एवं इसके बाद हम लोग देखेंगे संचार पर भूमिका निभाना, जिसमें आप सभी बच्चे रोल प्ले करेंगे। इस रोल प्ले का मकसद यह है कि आपको संचार के तरीकों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इकाई 1 संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बात आती है कम्युनिकेशन। आखिर कम्युनिकेशन क्या होता है एवं इसकी क्या आवश्यकता है। तो देखते हैं, वर्तमान समय में संचार कौशलों के साथ भाषा का संपूर्ण ज्ञान होना किसी भी व्यवसाय अथवा व्यापार में बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक छात्र के रूप में आप किसी भी भाषा का अध्ययन कर सकते हैं, परंतु यह महत्वपूर्ण है कि समुचित रूप से संचार करने हेतु आप में पढ़ने, लिखने, बोलने और ठीक से सुनने की योग्यता होनी चाहिए। बच्चों, यह बताया गया है कि हमें अपने छात्र जीवन में एक से अनेक या एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि यदि हम सिर्फ एक भाषा को सीखते हैं तो विषम परिस्थितियों में यह हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। एवं संचार करने के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए हमें पढ़ना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए और ठीक से सुनना भी आना चाहिए। एक से अधिक भाषाएं बोलने से आपको दुनिया भर के लोगों के साथ संप्रेषण, जिसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करने में मदद मिल सकती है। अंग्रेजी सीखने से आपको उन लोगों के साथ संचार करने में मदद मिल सकती है जो मातृभाषा के अलावा अंग्रेजी को समझते हैं, अर्थात वह भाषा जिसे जन्म के बाद से सुना या सीखा गया है। दोस्तों, जैसे यदि हम हिंदी भाषा को समझते हैं और यदि हमें अंग्रेजी भाषा को जानने वाले व्यक्ति से बात करनी है, तो इसके लिए हमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि हम अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं रखते हैं तो हम अंग्रेजी भाषा वाले व्यक्ति से बात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि यदि हम आगे जाकर व्यवसाय या व्यापार करते हैं तो हमें कई प्रकार के लोगों से मिलना होता है, जिनका बोलने का तरीका, भाषा अलग हो सकती है। तो चलिए बच्चों, आगे देखते हैं सत्र 1 संचार के तरीके, या इंग्लिश में कहें मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार यानी कम्युनिकेशन शब्द लैटिन शब्द कम्युनिकेट से लिया गया है, जिसका अर्थ है सूचनाओं का आदान प्रदान।
याद रखें बच्चों, जो कम्युनिकेशन शब्द है वह लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका हिंदी मतलब होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। जब भी हम किसी व्यक्ति से संचार करते हैं तो हमारे बीच में दो या दो से अधिक लोगों के बीच में हमेशा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जिसमें एक व्यक्ति बोलता है एवं दूसरा व्यक्ति सुनता है और सुनने के बाद वह अपना फीडबैक या रिप्लाई आपको देता है। प्रभावी तरीके से संचार करने में सक्षम होना सबसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। बताया गया है बच्चों, यदि हम प्रभावी तरीके से संचार करते हैं या हमारा संचार या यह कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है तो यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा कौशल या स्किल्स होती है। लोगों और ग्राहकों के साथ प्रभावी तरीके से संचार करने के लिए संचार कौशल की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है। यहाँ यदि हम किसी ग्राहक से या लोगों से बात कर रहे हैं तो हमें हमेशा प्रभावी संचार करना चाहिए, जिससे कि वह ग्राहक पूरे जीवन आपके पास आता रहे। एवं जब हम कभी कारोबारी या व्यवसायी बन जाते हैं तो उस समय पर हमें प्रभावी संचार करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हमारा ग्राहक या कर्मचारी ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। बच्चों, यदि हम बात करें संचार के महत्वपूर्ण भागों की या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, तो यहाँ हम देखते हैं कि संचार के 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है संप्रेषित करना या इंग्लिश में ट्रांसमिटिंग। दूसरा जो भाग होता है उसे कहते हैं लिसनिंग या फिर सुनना। एवं तीसरा जो भाग होता है वह होता है प्रतिक्रिया या फिर फीडबैक। सबसे पहले भाग को समझते हैं। प्रेषक एक माध्यम या दूसरे के माध्यम से संदेश को पहुंचाता है, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, संप्रेषित करना या ट्रांसमिटिंग करना। यहाँ जो प्रेषक होता है, जिसे इंग्लिश में सेंडर भी कहते हैं, यह अपनी बात को किसी न किसी माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सेंडर है उसके द्वारा जो माध्यम उपयोग किया जा रहा है संदेश को पहुंचाने के लिए, वही हमारा ट्रांसमिटिंग कहलाता है। नंबर दूसरा, सुनना या फिर लिसनिंग। प्राप्तकर्ता संदेश को सुनता या समझता है, तो जो प्राप्तकर्ता या रिसीवर है वह कहे गए संदेश को सुनता है या और समझता है। और नंबर तीसरा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रतिक्रिया या फीडबैक। बच्चों, फीडबैक के बिना कभी भी एक कम्युनिकेशन पूर्ण नहीं हो सकता है। प्राप्तकर्ता संचार चक्र को पूरा करने के लिए प्रतिक्रिया के रूप में प्रेषक को संदेश की अपनी समझ बताता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं बच्चों। यदि आपसे आपके टीचर ने किसी प्रश्न का उत्तर पूछा और आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं, या टीचर आपसे बार बार प्रश्न पूछ रहा है परंतु आप यह भी नहीं कह रहे हैं कि आपको उसका उत्तर आता है या नहीं आता है, तो यहाँ पर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। इसके बाद आगे बात करते हैं। एक उदाहरण यहाँ पर समझाया गया है जिसमें एक ग्राहक है और एक विक्रेता है। बताया गया है ग्राहक क्या बोल रहा है, क्या आपके पास राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित सौंदर्य चिकित्सक की पाठ्यपुस्तक है? यह ग्राहक के द्वारा विक्रेता से पूछा गया है कि आपके पास राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित सौंदर्य चिकित्सक की पाठ्यपुस्तक है या नहीं है। तो देखिए विक्रेता ने क्या जवाब दिया, मुझे चेक करने दीजिए। उपरोक्त बातचीत में क्या हुआ, ग्राहक ने मौखिक रूप से विक्रेता से सवाल किया कि पूछा कि क्या आपके पास सौंदर्य चिकित्सक की पाठ्यपुस्तक है या नहीं है। विक्रेता ने कहा मुझे चेक करने दे, और उसके बाद विक्रेता ही अगला उत्तर देता है, हाँ हमारे पास
ब्यूटी थेरेपिस्ट की पाठ्यपुस्तक है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि विक्रेता एवं ग्राहक, तो उस ग्राहक ने जब यह बोला सौंदर्य चिकित्सक और विक्रेता ने कहा ब्यूटी थेरेपिस्ट, तो इसने ग्राहक ने अपना संदेश दिया, विक्रेता ने उसको सुना और समझा और उसके बाद उसने कहा कि हमारे पास ब्यूटी थेरेपिस्ट की पाठ्यपुस्तक है। ग्राहक ने कहा कृपया मुझे पाठ्यपुस्तक की एक प्रति दे दें। तो दोस्तों यहाँ पर एक पूरा कम्युनिकेशन साइकिल हुआ है। यहाँ सबसे पहले ग्राहक ने एक प्रश्न किया और उसके बाद विक्रेता ने उस प्रश्न को सुना एवं समझा और इसके बाद उसने फीडबैक दिया और अंत में ग्राहक ने भी फीडबैक देकर के अपने कम्युनिकेशन को पूरा किया। बच्चों, इसके आगे हम बात करते हैं संचार प्रक्रिया और तत्व, जैसे इंग्लिश में कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ एक चित्र के माध्यम से समझाया गया है संचार प्रक्रिया को कि किस प्रकार से संचार प्रक्रिया होती है। तो अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे ग्राहक और विक्रेता के बारे में, तो यहाँ मान लेते हैं कि यह ग्राहक है और यह प्राप्तकर्ता जो लिखा हुआ है यह हमारा विक्रेता है। सबसे पहले ग्राहक ने अपना क्वेश्चन किया जिसको मैसेंजर कहते हैं। तो यहाँ ग्राहक ने क्वेश्चन किया क्या मेरा मतलब, और इसके बाद इसने जो यह कहा है या जो प्रश्न किया है यह एक जानकारी हो गई, जो जानकारी इनपुट की गई है। यह जानकारी किसी ना किसी माध्यम से विक्रेता के पास पहुंचेगी। माध्यम आपका कोई ना कोई वीडियो हो सकता है, लिख करके हो सकता है, ग्राफिक्स के माध्यम से हो सकता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, किसी भी माध्यम से वह बात बोली जा सकती है। इसके बाद यहाँ पर मैं क्या समझता हूं, तो यह विक्रेता की समझ है जिसमें कहा गया था कि सौंदर्य चिकित्सक की बुक चाहिए, लेकिन विक्रेता ने उसको अनुवाद किया और समझा कि वह ब्यूटी थेरेपिस्ट की बुक मांग रहा है, तो इसने उसको डिकोड किया। ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि सेंडर ने जिस मैसेज को बोला उसे हम कोडिंग कहते हैं एवं विक्रेता या रिसीवर ने जो समझा उसे हम डिकोडिंग कहते हैं। और इसके बाद इसने ये एक फीडबैक दिया और यहाँ पर कुछ ना कुछ सामान इसको दिया या फिर फीडबैक दिया। तो इस प्रकार से कंप्लीट कम्युनिकेशन साइकिल पूरा होता है या संचार प्रक्रिया कंप्लीट होती है। इसके बाद आता है संचार में उपयोग होने वाले तत्व। तो यहाँ पर संचार में कौन कौन से उपयोग होने वाले तत्व हैं देख लेते हैं। सबसे पहला जो आता है वह है प्रेषक या फिर इंग्लिश में बोलते हैं सेंडर। प्रेषक द्वारा हमेशा कोई ना कोई संदेश भेजा जाता है जो कि इनकोडिंग कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा बिंदु है वह है संदेश। ध्यान देने वाली बात यह है, यह संदेश कैसा होगा, इनकोडिंग रूप में होगा, जो कि किसी न किसी चैनल के माध्यम से भेजा जाएगा। तो जो हमारा तीसरा जो बिंदु होगा वह होगा चैनल, एवं यह चैनल के माध्यम से भेजा गया संदेश अब किसके पास जाएगा, प्राप्तकर्ता के पास। तो जो हमारा प्राप्तकर्ता या रिसीवर होगा वह हमारा चौथा बिंदु होगा या फिर चौथा तत्व होगा। और इसके द्वारा वह संदेश का क्या किया जाएगा, डिकोडिंग की जाएगी और डिकोडिंग करने के बाद यह उसका फीडबैक देगा। तो जो उसका अंतिम तत्व है वह है फीडबैक या जिसे हिंदी में प्रतिक्रिया भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संचार के मुख्यतः 5 तत्व होते हैं। सबसे पहला प्रेषक, नंबर 2 संदेश, नंबर 3 मीडियम या फिर चैनल, नंबर 4 प्राप्तकर्ता एवं नंबर 5 फीडबैक या फिर प्रतिक्रिया। देख लेते हैं, इसमें भी एक चित्र के माध्यम से बताया गया है। संचार प्रेषक के साथ शुरू होता है। हमेशा जो संचार है या कम्युनिकेशन होता है वह प्रेषक के द्वारा ही शुरुआत की जाती है या फिर सेंडर के द्वारा ही शुरुआत की जाती है। और यह जब इसके द्वारा यह संचार शुरू किया जाएगा तो यह कुछ ना कुछ जानकारी पूछेगा या देगा।
तो और यह जानकारी एक संदेश के रूप में जाएगी जो कि किसी न किसी माध्यम से होते हुए जाएगी, और जब यह जानकारी प्राप्तकर्ता के पास पहुंचेगी तो यह अपनी समझ के अनुसार उस जानकारी को समझेगा और डिकोड करेगा। इसके बाद संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त हो जाता है और फिर उसका किसी न किसी चैनल या मीडियम के माध्यम से उसका उत्तर देता है जो कि प्राप्तकर्ता को मिल जाता है। देखते हैं संचार चक्र के विभिन्न तत्व। तो सबसे पहला प्रेषक था जो कि संचार शुरू करने वाला व्यक्ति होता है। इसके बाद संदेश, वह सूचना जिसे प्रेषक बताना चाहता है। चैनल, वह साधन जिसके द्वारा सूचना भेजी जाती है। एवं प्राप्तकर्ता, वह व्यक्ति जिसे संदेश भेजा गया है। और प्रतिक्रिया, प्राप्तकर्ता की पावती और संदेश की प्रतिक्रिया। देखिए बच्चों, संचार के तरीके कई सारे हो सकते हैं, हम कई प्रकार से संचार कर सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहला जो तरीका है वह है आमने सामने बैठ करके संचार करना, जिसमें आमने सामने के संचार से बेहतर कुछ नहीं है। इससे संदेश को स्पष्ट रूप से और जल्दी से समझने में मदद मिलती है। इसके अलावा चूंकि इस मामले में शारीरिक हाव भाव की भाषा देखी जा सकती है तो इससे संचार की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। बच्चों, इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ रहे हैं। मान लेते हैं एक बच्चा है जो कि दुखी है एवं अपने घर पर वह एक संदेश लिख रहा है। यह संदेश मोबाइल फोन के माध्यम से लिखा जा रहा है। चूंकि जो बच्चा है वह अपना संदेश टेक्स्ट के माध्यम से भेज रहा है या टेक्स्ट के रूप में मोबाइल फोन के माध्यम से भेज रहा है, जिसमें उसके हाव भाव या भावनाएं प्रकट नहीं हो सकती। और जब भावनाएं प्रकट नहीं होती हैं तो यहाँ हमारे संचार की जो प्रभावशीलता है उस पर फर्क पड़ता है और वह एक प्रभावी संचार नहीं बन पाता है। तो बताया गया है कि जो आमने सामने बैठकर के संचार किया जाता है वह बहुत ही प्रभावशाली होता है, क्योंकि इसमें हमारे एक्सप्रेशन और हमारे शारीरिक हाव भाव पूरी तरीके से प्राप्तकर्ता को समझ में आ जाते हैं। नंबर दूसरा जो बिंदु है वह है ईमेल। ईमेल का उपयोग विभिन्न स्थानों में एक या कई व्यक्तियों के साथ जल्दी से संवाद करने के लिए किया जा सकता है। इससे लचीलापन, सुविधा और कम लागत प्रदान की जाती है। कोई भी संदेश यदि हमें एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही जल्दी भेजना है तो यहाँ पर हम ईमेल का उपयोग करते हैं, जिसमें कि आपको संदेश भेजने में सरलता आती है। नंबर जो तीसरा पॉइंट है वह है नोटिस और पोस्टर। यह प्रभावी है जब एक ही संदेश को लोगों के एक बड़े समूह के लिए दिया जाना है। आमतौर पर जहां ईमेल संचार प्रभावी नहीं हो सकता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उदाहरण के लिए फैक्ट्री वर्कर के लिए लंच टाइम में बदलाव या कफागा क्लोथिंग रविवार को ग्राहकों के लिए बंद रहेगा। दोस्तों, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान के चलिए हमारी कंपनी में 1000 वर्कर लोग काम कर रहे हैं और हमें उनको कोई जानकारी देनी है कि कल छुट्टी है। अब या तो हम यह जानकारी ईमेल के माध्यम से भेजते हैं, हो सकता है हमारा कर्मचारी उस ईमेल को आज ना देख पाए या फिर कोई दूसरी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए हम कंपनी के बाहर या गेट पर या कोई ऐसा नोटिस बोर्ड जहां पर पूरे दिन कर्मचारियों का आना जाना लगा रहता है, वहां पर एक नोटिस चस्पा कर दें जिस पर कि यह संदेश लिख दें, और इस प्रकार से यह संदेश बहुत ही आसानी और बहुत ही शीघ्रता के साथ सभी कर्मचारियों को उपलब्ध हो जाएगी। इसके बाद चौथा जो बिंदु है वह है व्यावसायिक बैठक। आमतौर पर किसी संगठन में व्यावसायिक बैठकों के दौरान संचार में लोगों के एक समूह को संबोधित किया जाता है। यह व्यवसाय प्रबंधन और संगठनात्मक निर्णयों से संबंधित हो सकता है। देखिए दोस्तों, जब भी कभी किसी ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज के साथ में कोई काम किया जाता है
तो हमेशा उनके साथ में कुछ ना कुछ बैठकें चलती रहती हैं, जिसमें कई सारी चीज़ों का डिस्कशन होता रहता है, जो कि हमारे संचार करने का एक तरीका हो सकता है। इसे हम सामूहिक संचार भी कह सकते हैं। अगला जो बिंदु है, अन्य तरीके जैसे सामाजिक नेटवर्क, संदेश संचार के लिए फोन कॉल करना, समाचार पत्र, ब्लॉग आदि जैसे कई अन्य तरीके भी यहाँ संचार में सहायक हो सकते हैं। अब बात आती है कि हमें संचार करने के लिए किस तरीके का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं, कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझाया गया है। लक्षित दर्शकों, यहाँ हमें यह पता होना चाहिए कि हम संचार कितने लोगों के साथ में कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु है वह है लक्षित दर्शकों। हमें यहाँ पर अपने दर्शक या नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 2 दूसरा बिंदु आता है वह है लागत। आप संचार करने के लिए आपके पास किस लागत में संचार हो सकता है, इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर जो तीसरा बिंदु है वह है संचार की प्रकृति या फिर प्रकार। यहाँ हमें संचार किस प्रकार का करना है, हमें मौखिक संचार करना है या हमें ईमेल के माध्यम से संचार करना है या हमें फ़ोन कॉल के माध्यम से संचार करना है या हमें सामाजिक नेटवर्किंग के माध्यम से संचार करना है, इसका हमें पता होना चाहिए। और इसके बाद अगला जो बिंदु आता है वह आता है तात्कालिकता या फिर प्राथमिकता। जो हमारा संचार है वह प्राथमिकता है, उसका होना बहुत ज़रूरी है, या वह संचार कुछ दिनों के बाद भी हो सकता है। इस प्रकार से हमें परिस्थितियों को देखकर ही संचार के सही तरीके को चुनना है। एवं आप जिस भी तरीके को चुनते हैं संचार करने के लिए, यह निश्चित रूप से आपके दोस्तों या आपके टीचर्स या आपके सगे संबंधियों के साथ आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको हमेशा संचार करने के लिए पूरे ध्यान से एवं सोच समझकर सही तरीके का उपयोग करना है। इसके बाद बच्चों, हम यहाँ पर एक रोल प्ले देखेंगे जिसमें बताया गया है संचार पर भूमिका निभाना या रोल प्ले करना। सबसे पहले इसमें देखते हैं, सबसे पहला बिंदु बताया गया है प्रत्येक समूह में 4 छात्रों का समूह बनाना है। एवं स्थिति यह है कि एक छात्र एक खिलौने की दुकान पर सेल्स एग्जीक्यूटिव है और वह विभिन्न आयु वर्ग के लिए स्टोर के साथ उपलब्ध विभिन्न प्रकार के खिलौनों के बारे में ग्राहकों से संचार करने वाला है। नंबर जो अगला बिंदु है, अन्य छात्र एक एक करके सेल्स एग्जीक्यूटिव तक पहुंचेंगे और खिलौने से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। भूमिका निभाने और उस पर अभिनय करने के लिए एक स्क्रिप्ट विकसित करना है। चर्चा करें कि इस गतिविधि से आप सभी ने क्या सीखा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही अच्छा रोल प्ले बताया गया है। इसमें आप 4 छात्रों को एक साथ होना है और एक खेल खेलना है जिसमें एक बच्चा सेल्स एग्जीक्यूटिव का रोल निभाएगा एवं अन्य 3 बच्चे ग्राहक का रोल निभाएंगे। यह जो अन्य बच्चे होंगे, इसमें कोई बच्चा 5 साल का होगा, कोई बच्चा 12 साल का होगा और कोई बच्चा 2 साल का होगा। यह बच्चे एक एक करके सेल्स एग्जीक्यूटिव, जो कि आप में से कोई एक छात्र होगा, उसके पास जाएंगे और उससे विभिन्न खिलौनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको देखना यहाँ पर यह है कि यह सेल्स एग्जीक्यूटिव किस प्रकार से आपको जानकारी देंगे और सेल्स एग्जीक्यूटिव को इसमें यह ध्यान देना है कि हमें जो ग्राहक से बात करनी है वह इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रभावी संचार होना चाहिए एवं जो ग्राहक होगा वह भी प्रभावी तरीके से सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात करेगा। इस पूरे रोल प्ले में आप संचार के चक्र को उपयोग करेंगे एवं ध्यान देंगे कि यह कहां पर किस तत्व का उपयोग करना है। एवं जब आपका यह रोल पूरा हो जाए तो इसे अपनी कॉपी में इसका अनुभव लिखें और अपने टीचर को दिखाएं। इसके बाद बच्चों, अगली क्लास में हम लोग
पढ़ेंगे गतिविधि नंबर 2 को एवं बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जहां पर हम हल करेंगे एवं इसमें दिए गए कुछ प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसी के साथ